नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम खबर देश प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। मैं हूं आपके साथ निकिता कश्यप। आज एक बार फिर से हम आप सभी के बीच में आ लौटे हैं। अपनी खास पेशकश के माध्यम से आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वायरल वीडियो संदेश कैसा जो लगातार इंप्रेशन है वो बना रहा है। तो वहीं आपको बताएंगे कि कांग्रेस जनता पार्टी की ओर से आज क्या कुछ रणनीति बनाई गई है और साथ ही साथ आपको जानकारी देंगे कि बारिश के चलते किस तरीके की दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं। तो बिना किसी देरी के प्रज्ञा शुरुआत करते हैं अहम खबरों की। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं। उनके हालिया वीडियो को 302 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले हैं और इसी के बाद प्रधानमंत्री ने एक और वीडियो जारी कर देश के युवाओं, खासकर जेनजी पीढ़ी का दिल से आभार व्यक्त किया है। बिल्कुल, देखिए शुक्रवार की देर रात जारी इस छोटे से वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेलो फ्रेंड्स कहकर युवाओं का अभिवादन किया और साथ ही साथ थैंक्स फ्रेंड भी उनकी ओर से कहा गया। तो कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिला, ये बात भी उनकी ओर से साझा की गई और इसी पर बनी हमारी ये रिपोर्ट। दिखाते हैं आपको क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और वीडियो डालकर देश के युवाओं को थैंक यू कहा है। दरअसल पीएम मोदी अब लगातार जेनजी पीढ़ी और इसी उम्र के प्रदर्शनकारियों से संपर्क सीधे तौर पर साध रहे हैं। गुरुवार के बाद अब शुक्रवार को भी देर रात उन्होंने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में पीएम मोदी हेलो और थैंक यू फ्रेंड्स कहकर संबोधित कर रहे हैं। छोटी सी इस वीडियो में पीएम मोदी ने कहा कि थैंक यू फ्रेंड्स, कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मैंने जो वीडियो पोस्ट किया था उस पर जिस प्रकार से रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक यू एवरीबॉडी। आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों। पीएम मोदी ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, उन युवाओं का धन्यवाद जिन्होंने कल मेरा वीडियो देखा और काम के सुझाव भेजे। आप पहले ये वीडियो सुनिए। थैंक यू फ्रेंड्स, कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने गुरुवार देर रात भी एक वीडियो जारी किया था। उस वीडियो संदेश में पीएम मोदी ने देश के युवाओं और आम लोगों को भरोसा दिलाया था कि पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार कड़ी कार्रवाई करने के पक्ष में है। पीएम ने कहा था कि वो जानते हैं कि पेपर लीक मामूली विषय नहीं है, इसलिए पेपर लीक की घटना से निपटने को लेकर अब तक पिछले 2.5 महीने में अनेक कदम उठाए गए हैं। अब पीएम मोदी का गुरुवार रात का भी वीडियो सुने। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विविध कदम उठाए गए। बड़ी बात यह है कि गुरुवार को जारी हुए वीडियो को 302 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले हैं, यानी लगभग 30.2 करोड़ से ज्यादा हुए। जबकि शुक्रवार को जारी थैंक यू वाले वीडियो को 20 मिनट में 15 मिलियन से ज्यादा, यानी करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देख लिया है। देर रात से सुबह तक ये व्यूज 100 मिलियन से ज्यादा हो ही जाएंगे। बहरहाल ये साफ है कि अब पीएम मोदी जेनजी से जेनजी वाले अंदाज में संवाद कर रहे हैं। पीएम मोदी वर्टिकल फॉर्मेट में वीडियो बना रहे हैं और सकारात्मक संवाद स्थापित करते दिख रहे हैं। देश के पीएम का इस तरह से वीडियो बनाना और संवाद करना ही बड़ी बात कही जा रही है।
तो बिल्कुल निकिता, देखा हमने किस तरीके से पीएम मोदी ने थर्सडे को एक वीडियो शेयर किया जिसपे 302 मिलियन व्यूज आए। उसके बाद एक बार फिर उन्होंने कल रात भी अपना वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने जेएनजी को थैंक्स बोला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब जेएनजी के अंदाज में ही उनसे संवाद किया जाना चाहिए। तो जिस तरीके से इस वक्त निकिता माहौल बना हुआ है पूरे दिल्ली में, उसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी जो है वो संवाद करते हुए बिल्कुल देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अब वीडियो जो है वो साझा किए जा रहे हैं। और इसी बीच आपको अब लिए चलते हैं हम उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की ओर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से जनसभा को संबोधित किया जा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। यूपी में, अकेले यूपी में हम लोगों ने पिछले 9-9.25 वर्ष में 9 लाख से अधिक यूपी के नौजवानों को सरकारी नौकरी यूपी राज्य सरकार के अधीन उपलब्ध करवाई है। आज जब मैं देखता हूं यूपी के अंदर कोई नौकरी का नियुक्ति पत्र वितरित करता हो, यूपी पुलिस हो, शिक्षकों की भर्ती हो, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से अभियंताओं की भर्ती हो, या उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से होने वाली कोई भी भर्ती हो, नियुक्ति पत्र में मुझे अब फतेहपुर के नौजवान भी दिखाई देते हैं। और फतेहपुर के नौजवान भी बड़े गर्व के साथ आकर के सीना तान करके अपनी योग्यता के अनुसार नियुक्ति पत्र प्राप्त करते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि फतेहपुर का नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहा है। आज बहनों और भाइयों, अगर विकास की योजना की बात होती तो सड़क हो, पुल हो, फ्लाईओवर हो, ब्रिजेज हो, बिजली हो, निवेश हो, हॉस्पिटल हो, मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय हो, या मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य, अब वह आपके जनपद में होता है। और फतेहपुर में पहले क्रांतिकारी होते थे, फतेहपुर में पहले स्वाधीनता संग्राम होते थे। याद करिए, यही के निर्भीक पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम पर कानपुर का मेडिकल कॉलेज बन गया, लेकिन फतेहपुर वंचित था। और फतेहपुर में हम लोगों को यह सौभाग्य जाता है कि हम लोगों ने अमर शहीद जोधा सिंह अटैया ठाकुर दरियाव सिंह के नाम पर आपके फतेहपुर में मेडिकल कॉलेज दिया है। और मेडिकल कॉलेज आज यहां की स्वास्थ्य की सुविधा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु बना हुआ है। अब बेहतरीन कनेक्टिविटी है और अब तो औद्योगिक क्षेत्र भी आपके फतेहपुर के अंदर तैयार हो रहा है। मैं यहां देख रहा था अभी प्रदर्शनी को, कितनी अच्छी प्रदर्शनी थी, कितना पोटेंशियल है। ये पोटेंशियल पहले भी था, ये क्षमता पहले भी थी। यहां पे पीओज काम कर रहे हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में यहां का कुजीन एक नई पहचान बना रहा है। यहां का नौजवान जहां कहीं भी जाता है अपनी पहचान बनाता है। और जब मैं यहां के अन्नदाता किसानों की जो भी जैविक प्रोडक्ट है, नेचुरल फार्मिंग के कार्यों को देखता हूं, खासतौर पर पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे साथ यहां पर पूर्व मंत्री के रूप में श्री दुन्नी भैया ने जो है उनके खेत की उपज जब प्राप्त होती है, रणवेंद्र सिंह दुन्नी जी के खेत थे, तो मुझे उसकी जानकारी प्राप्त होती रहती है। बहनों और भाइयों, क्या यह 2017 के पहले संभव था? क्या ये 17 के पहले संभव था? नहीं था, क्योंकि तब न युवा सरकार के एजेंडे के हिस्से थे, न अन्नदाता किसान सरकार के एजेंडे का हिस्सा था, न विकास उनके एजेंडे का हिस्सा था। सफाई का विकास हो, बाकी सब भाड़ में जाए, और यही ये लोग करते थे। लेकिन अब मोदी जी के मंत्र के अनुरूप सबका साथ, सबके विकास के भाव के साथ डबल इंजन की सरकार अब विकास के कार्यों को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रही है। बहनों और भाइयों,
जिन्होंने युवाओं का शोषण किया, छात्रों के सामने अंधकार में जीवन दिया था, पूरी की पूरी पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था, आज जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस किस प्रकार की घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रही है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति, जिन्होंने छात्रों के भविष्य को देखते हुए पिछले 3 दिनों के अंदर बड़े बड़े निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की और केंद्रीय कैबिनेट ने कल निर्णय लिया कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नकल माफिया को कम से कम 10 वर्ष की सजा और 10 करोड़ रुपए तक की फाइन की व्यवस्था करेगी। कैबिनेट ने पास कर लिया है। अब सोमवार को देश की संसद में यह बिल आने वाला है। मान करके चलिए, माफिया मिट्टी में मिलेंगे, कोई रोक नहीं सकता माफिया को मिट्टी में मिलने से। ये नकल माफिया, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की विरासत है। इन्होंने पाला हुआ था, इन्हें यही लोग पालते थे, और आज कैसे फिर सामने आकर के अपना चेहरा दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की जिसने भी दुस्साहस किया, उसके खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई होगी। नीट की परीक्षा को एक समय सीमा के अंदर करवा करके छात्रों का साल भर खराब न हो, इसके लिए एक समय सीमा पे परिणाम भी दे दिया। यह सच था कि नीट की पहली परीक्षा में लीकेज हुए थे, प्रश्न पत्र लीक कराए थे कुछ माफियाओं ने, उनकी गिरफ्तारी हुई। और कल आपने देखा होगा, नेशनल टेस्ट एजेंसी जो थी एनटीए के 37 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया। सेवाएं हमेशा के लिए समाप्त, हमेशा के लिए समाप्त। कुछ लोगों की गिरफ्तारी की गई है, उनकी संपत्तियां जब्त होंगी, उन्हें सजा होगी। ये छात्रों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रख करके मोदी जी के द्वारा ले गए वे कड़े कदम हैं, उठाए गए वे कड़े कदम हैं। जिन छात्रों के जीवन, जिन छात्रों का उज्जवल भविष्य पर इस देश का उज्जवल भविष्य निर्भर करता है। और मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उठाए गए इन कड़े कदमों का हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आपने छात्रों के लिए, आपने युवाओं के लिए पिछले 12 वर्ष में अनेक कदम उठाए हैं। आपने डिजिटल इंडिया के नाम पर, आपने प्रधानमंत्री स्टार्टअप स्कीम के दिन, आपने प्रधानमंत्री स्टैंड अप स्कीम के अंतर्गत आपने भारत के नौजवानों के लिए एक नई आशा की किरण दी। आपने देश के अंदर युवाओं के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति देकर के भारत का नौजवान अब भारत ही नहीं, केवल घिसी पिटी शिक्षा नहीं, बल्कि नए कलेवर के रूप में नई शिक्षा नीति के माध्यम से वैश्विक जगत में अपनी दाग का लोहा मना सकता है, यह व्यवस्था दी। आज आपके कारण नए भारत में हमारा नौजवान आज अपनी पहचान को जब दुनिया के देशों में देता है तो सीना चढ़ा करके जाता है, दुनिया में उसे सम्मान मिलता है। आज भारत के नौजवान के लिए जीवन के अनेक क्षेत्र खुले हैं। आपने एक वर्ष में 12 लाख सरकारी नौकरी भारत के नौजवानों को दी और 12 वर्ष में देश के अंदर करोड़ों नौजवानों को सरकारी नौकरी दे करके उनके जीवन को उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर किया है। और आज जब देश के अंदर युवाओं के मन में कुकसक बाकी थी, आप स्वयं सामने आए हैं, आपने युवाओं के साथ संवाद बनाया है और देश की संसद से
एक सख्त कानून बनाने के लिए कैबिनेट से आपने एक नए अधिनियम के मसौदे को पास करके, दिन रात एक करके पास करके उस दिशा में जो कदम उठाया है वह अभिनंदनीय है। और मैं इसका उत्तर प्रदेश के युवाओं की ओर से, उत्तर प्रदेश के छात्रों की ओर से इसका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, मैं यूपी के नौजवानों से कहना चाहता हूं, ये डबल इंजन की सरकार, याद करिए, पहले दिन से कह रही है कि जिसने छात्रों और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो मान करके चलिए कि उस माफिया के लिए दो ही जगह होगी, या तो जेल होगी और संपत्ति जो भी बाप दादों के द्वारा कमाई गई संपत्ति होगी उसको हम जब्त भी करेंगे। याद करना, हमने उन माफियाओं पे लगाम भी कसी है, बहुत सख्ती से लगाम कसी है। कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। अगर खिलवाड़ सपा की तरह, समाजवादी पार्टी की सरकार की तरह खिलवाड़ होता तो यूपी के अंदर हम 9 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी नहीं दे पाते। तो फतेहपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी का आंदोलन अब और भी तेज होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, प्रदर्शनकारियों और सरकार के बीच बातचीत का दौर तो जारी है, लेकिन मांगों को लेकर अभी भी गतिरोध बना हुआ है। दर्शकों को दिखा देते हैं इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। दिल्ली में जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शन को लेकर अब सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। सरकार की सीजेपी नेताओं संग बैठक, उनकी मांगों पर विचार विमर्श लगातार जारी है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री भी पेपर लीक के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। ऐसे में सीजेपी अपनी केवल एक ही मांग पर अड़ी हुई है और वो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। बता दें कि बीते शुक्रवार केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ सीजेपी नेताओं की बैठक हुई। हालांकि प्रधान के इस्तीफे पर अभी तक कोई ठोस जवाब नहीं आया है। ऐसे में सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने साफ कहा है कि अगर सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले सकती तो इस तरह की मीटिंग का कोई फायदा नहीं है। ये अभी तक ऐसा कोई मूवमेंट हुआ नहीं है। कल की मीटिंग में कॉम्पनसेशन और लीगल केसेस को लेके पॉजिटिव आंसर आया था, इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट मिला था। हमें उम्मीद है कि आज वो रिटर्न एग्रीमेंट भी मिलेगा, लेकिन जो मेन डिमांड है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसको लेकर कभी तक कोई ठोस डिसीजन नहीं आया है। बल्कि जो हम कल मेन स्ट्रीम मीडिया पे देख रहे थे कि सूत्र कह रहे हैं कि प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे, तो अगर प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे तो बता दीजिए, फिर इस तरह की मीटिंग्स का कोई मतलब नहीं है। फिर हम जो है आगे की हमारी जो भी रणनीति रहेगी उस पर काम करेंगे। बता दें कि शिक्षा मंत्रालय ने पेपर लीक मुद्दे के चलते एनटीए के लगभग 47 अधिकारियों पर कार्रवाई की है। 47 अधिकारियों पर कार्रवाई को लेकर रांका का कहना है कि इस फैसले की पूरी जानकारी देखने के बाद ही टिप्पणी की जाएगी, लेकिन इससे आंदोलन की मुख्य मांग नहीं बदलती। अब वो कौन से 47 अफसरों को सैक किया है, किस इंटेंशन से किया है, वो सारी डिटेल्स हमें देखनी पड़ेंगी। लेकिन हम अगेन जैसा कि बात कर रहे हैं, द अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी इज विद द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, बिकॉज ही इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द पेपर लीक्स, ऑल द स्टूडेंट्स हु कमिटेड सुसाइड आफ्टर नीट पेपर गॉट लीक, तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। और बाकी ब्रॉडर रिफॉर्म्स को लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं। कल भी हमने, हमारी डेलीगेशन ने डिमांड चार्टर सरकार को सबमिट किया है, उस पर आप बिल्कुल काम करिए, उस पर तो हम आपके साथ हैं। वहीं दूसरी ओर प्रदर्शनकारियों की भी वही मांग है। प्रदर्शनकारी पहले दिन से ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं। छात्रों का मानना है कि एनटीए सही ढंग से पेपर तक नहीं करा पाया। ऐसे में शिक्षा मंत्री को अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी समझते हुए इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि इन छोटी छोटी मछलियों को बाहर करने से कुछ नहीं होगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए, जिसे जिम्मेदारी और जवाबदेही तय हो, और एनटीए हो या और भी कोई भी बॉडी है, उनमें स्वतः ही अपने आप ही एक डर बैठ जाएगा कि आप गलती करोगे तो आपका भी इस्तीफा हो सकता है।
बता दें कि सीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने सरकार को अपनी मांगों का विस्तृत चार्टर भी सौंप दिया है, जिसमें एग्जाम सिस्टम में सुधार से जुड़े कई प्रस्ताव शामिल हैं। संगठन का कहना है कि सरकार अगर इन सुधारों पर गंभीरता से काम करती है तो उसका स्वागत किया जाएगा, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग से कोई समझौता नहीं होगा। इस बीच जंतर मंतर पर छात्रों का धरना लगातार जारी है। छात्र डटे हुए हैं और संगठन ने संकेत दिए हैं कि सरकार के अगले रुख के आधार पर आंदोलन की नई रणनीति तय की जाएगी। तो प्रज्ञा, लगातार ये जो है घमासान की तस्वीरें हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि जंतर मंतर से लेकर तमाम जो प्रदेश हैं, यानी कि आप बिहार की भी बात की जाए तो बिहार से भी प्रज्ञा आपने भी देखा होगा कि ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जिसमें कि लोग जो है, खासतौर पर छात्र जो है वहां पर भी पूरे पुरजोर तरीके से प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। बिल्कुल निकिता, अब बात कर लेते हैं नीट पेपर लीक विवाद के बीच। अब केंद्र सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए में बड़े बदलाव की भी शुरुआत कर दी है। बिल्कुल, और जहां देखिए सरकार ने एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त करने का बड़ा फैसला लिया है और इन अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई भी जो है वो लगातार लाई जाएगी संज्ञान में। तो साथ ही साथ यह कदम परीक्षा व्यवस्था को मजबूत और पारदर्शी बनाने की दिशा में अहम कदम है। और इसी पर बनी है हमारी एक खास रिपोर्ट, प्रज्ञा दिखा देते हैं दर्शकों। नाराजगी और जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल नीट पेपर लीक मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। इतना ही नहीं, बर्खास्त अधिकारियों के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किया जाएगा। ये कदम एनटीए में बड़े पैमाने पर हो रहे बदलाव के तहत उठाया गया है। एक दिन पहले सरकार ने गुरुवार को शिक्षा मंत्रालय के 2 सचिवों को बदला था। अधिकारियों के अनुसार आउटसोर्सिंग व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा और संस्था में तकनीकी सुधार लागू किए जाएंगे ताकि परीक्षा को पूरी तरह सुरक्षित किया जा सके और ऐसा टेस्टिंग सिस्टम तैयार किया जा सके जिसमें पेपर लीक की गुंजाइश न हो। एनटीए 4 सीनियर जनरल मैनेजर और यूपीएससी के प्रतिभा सेतु पोर्टल के जरिए 16 यंग प्रोफेशनल्स नियुक्त करेगा। अब तक उन 4 सीनियर जनरल मैनेजर्स की जिम्मेदारियों की बात करें तो एक मैनेजर प्रश्न बैंक, प्रश्न पत्रों के मानकीकरण, पैच स्कोर सामान्यीकरण, कंप्यूटर आधारित परीक्षा और एआई बेस्ड मूल्यांकन प्रणाली के डेवलपमेंट पर नजर रखेगा। दूसरा मैनेजर देश के 500 से अधिक शहरों और कुछ अंतर्राष्ट्रीय परीक्षा केंद्रों के संचालन की जिम्मेदारी संभालेगा। तीसरा मैनेजर एनटीए की सभी डिजिटल प्रणालियों, नेटवर्क और डेटा की साइबर सुरक्षा का प्रमुख होगा। ये सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर की 24 घंटे निगरानी करेगा। और चौथा जनरल मैनेजर परीक्षा में गड़बड़ियों की जांच, डिजिटल फॉरेंसिक प्रणाली विकसित करने और सीबीआई, आईबी, ईडी, राज्य पुलिस और साइबर क्राइम इकाइयों के साथ कोऑर्डिनेट करेगा और पेपर लीक के मामलों में जांच में ढिलाई ना हो, इस पर नजर रखेगा। इधर ये कार्रवाई हुई, उधर प्रेस क्लब में बीजेपी से जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से कॉकरोच जनता पार्टी के सौरभ दास और आशुतोष रांका ने मुलाकात की। ये बातचीत प्रदर्शन खत्म करने और दोनों पक्षों के बीच बातचीत और समाधान निकालने को लेकर हुई। हालांकि एनटीए की कार्रवाई चर्चा में है और उस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। सुनिए पक्ष और विपक्ष के नेता क्या कुछ कह रहे हैं। एनडीए क्या है? ये सरकार का कोई एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर कोई डिपार्टमेंट है? बताइए कौन कर रही है तमाम चीजें। एनडीए आज अखबार में क्या है, एनडीए का अंदर भी आधा इसका जो जितना ऑफिसर लोग और जो स्टाफ होना चाहिए वो नहीं, आधा नहीं है। एनडीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो व्हाट इज दैट? इज इट डिपार्टमेंट और सब डिपार्टमेंट और समथिंग कनेक्टेड विथ the ministry? Then why they did not wait for such a long time? They wait for such a long time to take why they didn't take action at the beginning when the paper was leaked? They should have taken that action. सब लोग कह रहे थे कि सरकार चुप है। सरकार अपना काम कर रही थी अंदर अंदर। जो 47 लोग इनके खिलाफ एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई, जब ये पाया गया, अब किसी को तो सारे के सारे एनटीए वालों को तो नहीं हम सस्पेंड करते, तो उसमें कुछ समय लगता है। जब समय लगा, जब 47 लोगों का नाम उसमें आया तो सस्पेंड किया सरकार ने
और भी अगर किसी पर एक्शन लेना होगा इस मामले में, जो भी गलत पाए जाएं, नेग्लिजेंट पाए जाएंगे, उन सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। कहीं किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार का रुख इस पर बहुत ही कड़वा है और सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। इतने देर के बाद गए 10 साल में 152 केसेस ये पेपर लीक का हुआ, और 10 साल में 7.5 करोड़ छात्रा ये पेपर लीक से उनको नुकसान पहुंचा। तो अचानक कुछ लोग को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA से निकाल दिया जाएगा, उसे तो समस्या का समाधान नहीं होगा। ये पूरा देखना चाहिए। आपको याद दिलाते चलें कि 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी 2026 परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। सरकार और NTA ने नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी और दोबारा परीक्षा कराई। इस दौरान देश भर में कई छात्रों ने सुसाइड किया। पेपर लीक को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर 1 महीने से कॉकरोच जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है। सोनम वांगचुक ने 26 दिन तक अनशन किया और संसद में सांसद हंगामा कर रहे हैं। फिलहाल मामले की जांच CBI कर रही है और सरकार छात्रों के प्रदर्शन के बाद NTA से लेकर परीक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने में लगी हुई है। बस बात फंस रही है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, जिसे लेकर कॉकरोच जनता पार्टी लगातार जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। तो बिल्कुल निकिता, नीट पेपर लीक मामले को लेकर अब बिहार बंद का भी असर जो है वो भोजपुर जिले में देखने को मिल रहा है। आरा में सुबह से ही कई दुकानें बंद रहीं और बाजारों में सामान्य दिनों की तुलना में कम गतिविधियां भी नजर आई। बिल्कुल, और देखिए बंद को देखते हुए आरा रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा के इंतजामों को पुख्ता किया गया है, जहां RPF समेत GRP, स्थानीय थाना पुलिस और महिला पुलिस बल को भी तैनात किया गया। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चलें कि रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ भी रोज की अपेक्षा अब कम नजर आ रही है। बिल्कुल निकिता, हम देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से लोग जो है वो नजर नहीं आ रहे। संगठनों ने नीट पेपर लीक मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर बिहार बंद जो है वो बुलाया है। प्रशासन ने किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ा दी है। तो भोजपुर की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि आज बिहार बंद का ऐलान किया गया है और सड़कों पर लोग जो है वो नजर नहीं आ रहे। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। आरा बंद को लेकर आरा रेलवे स्टेशन का नज़ारा है, जहां हर दिन के मुकाबले आज लोगों की संख्या कम दिख रही है। वहीं सुरक्षा की बात करें तो पहले से ही आरा रेलवे स्टेशन की सुरक्षा बढ़ाई गई है और विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिस बल की संख्या है। और यह नज़ारा है आरा रेलवे स्टेशन का, जहां राजकीय रेल थाना है। बता दें कि इसका नया जो भवन है उस साइड में है और आरा रेलवे स्टेशन पर जहां एक और ट्रेनों की संख्या भी, जिस तरह से इस टाइम में जो आरा रेलवे स्टेशन पर भीड़ रहती है वो भी। चलिए प्रज्ञा, खबरों में आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले आग की लपटें उठी और फिर 15 लोगों की मौत के बाद लखनऊ के साथ साथ पूरे देश ने जहां इस घटना से झकझोर कर रख दिया था, तो वहीं अब उसी बिल्डिंग पर बुलडोजर चलने जा रहा है। बिल्कुल निकिता, लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड से जुड़ी इमारत पर शनिवार यानी आज सुबह लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी LDA ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। JCB मौके पर पहुंची और उस हिस्से को गिराना शुरू कर दिया गया जिसे LDA अवैध निर्माण बता रहा है। बिल्कुल, और देखिए लखनऊ अग्निकांड के बाद LDA ने बिल्डिंग की जांच भी कराई थी और जिसके बाद जांच में नियमों के उल्लंघन और अवैध हिस्सों की बात सामने आने के बाद अब भवन मालिक को 15 दिन का नोटिस भी जारी किया गया था। कहा गया है कि तय समय के भीतर अवैध निर्माण खुद हटा लें। बिल्कुल निकिता, शुक्रवार को नोटिस की अवधि खत्म हो गई, लेकिन LDA के मुताबिक निर्धारित समय में पूरा अवैध निर्माण नहीं हटाया गया, जिसके बाद शनिवार यानी आज सुबह प्राधिकरण की टीम कार्रवाई के लिए पहुंच गई और सुबह से ही JCB मशीनें बिल्डिंग के अवैध हिस्से को तोड़ने में लगी हुई है। वहीं कार्रवाई के दौरान किसी तरह का विरोध या अव्यवस्था ना हो, इसके लिए भी मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किए गए हैं। बिल्कुल, देखिए LDA के अधिकारी पूरी कार्रवाई की निगरानी कर रहे हैं और जबकि मजदूर और मशीनें जो है वो अवैध हिस्से को गिरा रही हैं। हादसे के बाद सवाल उठ रहे थे कि क्या बिल्डिंग में सुरक्षा मानकों का प्लान नहीं किया गया था, क्या निर्माण नियमों की अनदेखी की गई थी और अगर पहले कार्रवाई होती तो क्या इतनी बड़ी त्रासदी को
टाला जा सकता था। और इन्हीं सवालों के बीच में एलडीए ने जांच शुरू की और जहां अब अवैध निर्माण पर बुलडोजर को चलाया जा रहा है। बिल्कुल निकिता, अवैध हिस्सा जो है 23% ही गिराए गए हैं। अलीगंज अग्निकांड में ये 15 लोगों की मौत हुई थी निकिता, हमने देखा था उस वक्त जो 15 लोगों की मौत हुई थी उसको लेकर पूरे देश भर में आक्रोश जो है वो देखने को मिला था। अब उसी पर ध्वस्तीकरण का कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए बसंत मिश्रा हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। बसंत, क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? ध्वस्तीकरण का कार्रवाई जो है वो कब से शुरू हुआ है? देखिए प्रज्ञा, ये वही बिल्डिंग है जहां पर आग लगने से करीब 15 बच्चों की मौत हुई थी, करीब 10 से ज़्यादा झुलसे थे। जब इस बिल्डिंग की जांच की गई तो पता चला ये बिल्डिंग 2016 में अवैध रूप से बनी थी, लेकिन इसका ध्वस्तीकरण होना था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से नहीं हो पाया था, जिसमें यहाँ पर इसको फिर से जो बिल्डिंग मालिक था उसने इसको किराए से उठा दिया था। उसके बाद जाँच पड़ताल की गई, एक SIT की टीम बनी थी, उसमें सामने आया कि ये बिल्डिंग अवैध तरीके से बनी, जिसमें अधिकारियों की मिली भगत थी। इसमें अधिकारियों पर कार्रवाई की गई थी। करीब 38 दिन बाद बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण LDA के द्वारा कराया जा रहा है। वहाँ पर LDA के अधिकारी मौजूद हैं और लगातार LDA के अधिकारियों के द्वारा कहा भी जा रहा था कि जो भी बिल्डिंग से जुड़े अधिकारी रहे जिनके कार्यकाल में बन के तैयार हुई थी उन पर भी कार्रवाई होगी और साथ में पहले बिल्डिंग को गिराया जाए। तो उसी कड़ी में आज बिल्डिंग की लगातार ध्वस्तीकरण कार्रवाई चली, जहाँ पर 3 बुलडोजर वहाँ पर मौके पर है। हाइड्रोलिक मशीन के जरिए इसको बिल्डिंग को गिराया जा रहा है। चूँकि बड़ा मामला था, पूरे देश भर में 15 बच्चों की मौत को लेकर के कहीं ना कहीं सरकार को विपक्ष ने घेरा भी था और देश के प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी ने दुख जताया था। उसी कड़ी में आज LDA की तरफ से बड़ी कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल बसंत, क्या कुछ विरोध भी किया जा रहा है? क्योंकि जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि टीमें वहां पर मौजूद है और सुरक्षा बलों को भी तैनात किया गया है। बसंत, देखिए बिल्कुल, जो इसलिए सुरक्षा फोर्स वहाँ पर तैनात की सुरक्षा की लगाई गई है ताकि किसी प्रकार के अराजक तत्व वहाँ पर न पहुँचे। जो बिल्डिंग के ऑनर है उनके द्वारा कहीं पर वहाँ पर कोई आकर के हंगामा न किया जाए। चूँकि LDA की तरफ से लगातार वहाँ पर कार्रवाई जारी है, उस बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है, तो सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ पर फोर्स भी तैनात की गई है ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। चूँकि वो रास्ता आम रास्ता है उसको भी फिलहाल बंद किया गया है। चूँकि आने जाने उधर जब बिल्डिंग की तोड़ा जा रहा है तो वहीं पर आने जाने वालों को भी उधर से रोका गया है ताकि उधर से ना निकले। तो कहीं ना कहीं लगातार सरकार की तरफ से कहा भी जा रहा था इस बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण होगा। उसी कड़ी में 15 दिन पहले LDA ने एक नोटिस जारी किया था। बिल्कुल बसंत, आप नजर बनाए रखिए कि क्या कुछ कार्रवाई हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद बसंत इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से अलीगंज अग्निकांड हुआ था उसके बाद प्रशासन जो है वो पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। निकिता, अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। बिल्कुल, देखिए जौहर यूनिवर्सिटी का मामला भी इस समय पूरे तरीके से सुर्खियों में बना हुआ है प्रज्ञा, और जहां समाजवादी पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन की आज तैयारी कर ली है और जहां समाजवादी पार्टी के तमाम सांसदों समेत 12 सदस्य प्रतिनिधिमंडल आज रामपुर पहुंचेगा। बिल्कुल निकिता, प्रतिनिधि मंडल जो है वो जिला प्रशासन से मुलाकात कर यूनिवर्सिटी परिसर के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने की मांग करेगा। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की जाएगी। बिल्कुल, जहां देखिए RDA के नोटिस के खिलाफ समाजवादी पार्टी तो वहीं यूनिवर्सिटी के प्रबंधन लगातार विरोध जता रहे हैं, तो वहीं यूनिवर्सिटी के छात्र भी धरने पर बैठे हुए हैं और जहां समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि भवनों पर कार्रवाई को लेकर प्रशासन को पुनः विचार करना चाहिए। बिल्कुल निकिता, प्रतिनिधि मंडल मामले की पूरी जानकारी लेके आगे की रणनीति तय कर रहे हैं। जौहर यूनिवर्सिटी प्रकरण को लेकर राजनीतिक गतिविधियां जो है निकिता वो तेज हो गई हैं और आने वाले दिनों में ये मुद्दा जो है और भी गर्मा सकता है। बिल्कुल, तो आज का अपडेट यही है प्रज्ञा के 12 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल जो है वो रामपुर पहुंचेगा और जहां 38 भवनों के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने की मांग उनकी ओर से लगातार की जा रही है। बिल्कुल निकिता, अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। सावन की शुरुआत के साथ ही उत्तर प्रदेश पूरी तरह से शिवमय होने जा रहा है। प्रदेश भर में कांवड़ यात्रा की तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में हैं। बिल्कुल, देखिए अगले महीने से ही अब बम बम बोल तो वहीं हर हर महादेव के जयकारों से पूरे तरीके से जो परिसर हैं और समेत में आपको बता दें कि प्रदेश से जो है ये गूंज अब हमें सुनाई देने लगेगी, जहां कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार
तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। बिल्कुल निकिता, प्रशासन को यात्रा मार्गों की मरम्मत, बेहतर प्रकाश व्यवस्था, साफ सफाई, पेयजल, चिकित्सा सुविधाएं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। देखिए, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की असुविधा का सामना ना करना पड़े। तो वहीं आस्था सुरक्षा व्यवस्थाओं के इस महाअभियान की पूरी तस्वीर दिखाएंगे आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में। अब से कुछ ही दिन बाद 1 महीना बोल बम और हर हर महादेव के जयकारों के साथ गूंजेगा। जी हाँ, सावन जो आ रहा है, शिव भक्तों के लिए ये पूरा महीना विशेष है और भक्ति में लीन रहने वाला भी। इसी महीने में कांवड़ यात्राएं निकलती हैं। शिव भक्त अलग अलग शिव मंदिरों में जाकर भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं। यूपी में खास तौर पर कांवड़ियों का काफी ख्याल रखा जाता है, क्योंकि सीएम योगी खुद कांवड़ यात्रा और उसके रूट की मॉनिटरिंग करते हैं। इसलिए यूपी के कई जिलों में कांवड़ यात्रा के लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिसमें कांवड़ यात्रियों के लिए मार्ग, साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था जैसी जरूरी बातें हैं। आप कुछ जिलों के प्रशासन के अधिकारियों को सुनिए कि वो तैयारियों को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। 3 से 3.5 लाख कांवड़ियों का इस बार अनुमानित है कि वो लोग जनपद में आएंगे और उसके साथ व्यापन करेंगे। इसको देखते हुए विभिन्न विभागों की समन्वय बैठक आयोजित की जा चुकी है। जितनी भी व्यवस्थाएं होनी है, मार्गों की मरम्मत से लेकर के लाइटिंग का, पेयजल व्यवस्था का, शिविरों के आसपास सफाई का, शिविरों के अंदर उनको फायर सेफ्टी के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से, रूट पे पड़ने वाले होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट की फूड डिपार्टमेंट के माध्यम से चेकिंग कराने का वो सारे निर्देश दे दिए गए हैं। काम चल भी रहा है, सभी अधिकारी अपनी अपनी जगह निरीक्षण कर रहे हैं। टोटल 85 ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं पूरे कांवड़ यात्रा के मार्ग पे। उनको अपने अपने ड्यूटी पॉइंट बता दिए गए हैं और उनका अपना भ्रमण लगातार चल रहा है। उम्मीद है कि इस बार भी शकुंतल तरीके से कांवड़ यात्रा आएंगे। देखिए, 30 तारीख से सावन का महीना लगने वाला है। इसको लेकर व्यापक पुलिस प्रबंध किए गए। संपूर्ण जिले को 3 जोन, 8 सेक्टर और 56 सब सेक्टर में बांटा गया है। इसके अलावा हमारी फायर टेंडर की गाड़ियां लगी हुई है। हमको फ्लड पीएससी भी मिली हुई है, जो कि बिहार घाट पे उनकी ड्यूटी लगाई गई है। इसके अतिरिक्त पीएससी बल मिला हुआ है। इनको भी विभिन्न स्थानों पर समय के अनुसार लगाया गया है। खासकर सोमवार के दिन रात्रि से ही इसमें व्यापक पुलिस प्रबंध किए गए हैं। अभी जो परिवहन विभाग की तरफ से निर्देश हैं, वो हमने अभी जो हमारी मूल तैयारी जो हमने की है, उसमें सभी यूनियन, जो ट्रांसपोर्ट यूनियन है, चाहे बसेस से रिलेटेड है या और गाड़ी वाले हैं, उन सबसे हमने बैठक करी है। उसमें सभी को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कहीं भी ये ना देखा जाए कि जो प्रोहिबिटेड रूट्स हैं या जो डाइवर्जन प्लान है उसके अगेंस्ट कोई चल रहा है। तो सबको यही प्रेरित किया जा रहा है कि ये एक उत्सव का माहौल है, इसमें सभी लोग अपना सहयोग करें और जो शासन और प्रशासन की तरफ से निर्देश जारी किए जा रहे हैं, स्पेशली ट्रैफिक प्लान और रूट डाइवर्जन को लेकर, उसी को सभी लोग फॉलो करें। आज मेरे द्वारा और सामने डीएम साहब के साथ हम लोगों ने शोहाबाद वाला रूट देखा है, जिसमें हमारे जो कांवड़ यात्री हैं तो जाने के लिए और आने के लिए भी यही रूट यूज़ किया जाएगा। उसमें जो ट्रैफिक की व्यवस्थाएं हैं, कहाँ डाइवर्जन प्लान होना है, उसका ऑलरेडी हम लोगों ने लेआउट तैयार कर लिया है और ये जल्दी ही सभी लोगों से साझा भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो स्थायी अस्थायी चौकियाँ कहाँ बननी है, उसके बारे में भी हम लोगों ने पूछे हैं वो पॉइंट। और जो मीटिंग्स हैं, जो रूट में जितने भी प्रधान हैं, पार्षद हैं, उनके माध्यम से ये भी जानकारी ली जा रही है। यहाँ के जो लोकल लोग जाएंगे उनकी भी हम लोग सूचना संतरण कर रहे हैं और उनसे भी हम लोग मीटिंग थाना स्तर पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उनके साथ वार्ता एक बार हो जाए। डीजे संचालकों के साथ में सबको नोटिस इनको दे दिए गए हैं। बहरहाल सावन की शुरुआत के साथ कांवड़ यात्रा का शुभारंभ भी होने वाला है। प्रशासन की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। सुरक्षा, ट्रैफिक, चिकित्सा, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और सफाई को लेकर विभागीय बैठकें लगातार हो रही हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी बैठक कर रहे हैं और कांवड़ियों को किसी तरह की तकलीफ न हो, इसके लिए अच्छी व्यवस्था के निर्देश भी दे चुके हैं। चलिए प्रज्ञा, अब इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में भी बातचीत कर लेते हैं, जहां अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार ही बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, दोनों देशों के बीच जारी टकराव ने पूरे मध्य पूर्व की चिंता बढ़ा दी। अमेरिकी सेना ने लगातार 12वीं रात ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए हवाई और मिसाइल हमले किए हैं। इन हमलों के बाद अब हालात और भी गंभीर हो गए। दिखा देते हैं दर्शकों को इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट।
और ईरान के बीच सैन्य हमले लगातार जारी हैं। अमेरिका और ईरान दोनों ही पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। अमेरिका ने लगातार 12वें दिन ईरान के कई शहरों को निशाना बनाया और जमकर तबाही मचाई। अमेरिका ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज, समुद्री सैन्य क्षमताओं, तटीय निगरानी केंद्रों और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया है। सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए अमेरिका युद्ध के बड़े अपडेट्स बताते हैं। अमेरिका ने ईरान पर 12वीं रात एयर स्ट्राइक की। अमेरिका का ईरान में इराक बॉर्डर पर हमला हुआ जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है। ईरान का दावा है कि कुवैत में अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम और ड्रोन हैंगर तबाह किए गए। जॉर्डन में अमेरिकी थार्ड रडार और पैट्रियट सिस्टम तबाह हुए हैं। जंग में अब तक 18 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो चुकी है। अमेरिकी हमले में ईरान की 2 रेस्क्यू बोट्स भी तबाह हुई हैं। अमेरिकी हमलों से लगातार ईरान को भारी नुकसान हो रहा है, लेकिन ईरान के हथियारों का जखीरा भी खत्म नहीं हो रहा। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान समझौता चाहता है। ट्रंप के मुताबिक लगातार हमलों के कारण ईरान पर भारी दबाव है और ईरान समझौता करना चाहता है, लेकिन मैं अभी डील के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि हर बार जब समझौते की बात होती है तो ईरान शर्तें बदलने लगता है। वहीं ट्रंप के दावे के उलट ईरान अमेरिका को चेतावनी दे रहा है कि अगर हमारे पुलों को छेड़ा तो पूरे मिडिल ईस्ट को धुआं धुआं कर देंगे। इसके साथ ही ईरान ने संभावित जमीनी हमले को लेकर कड़ी चेतावनी दी है। ईरान का कहना है कि अगर अमेरिका ने जमीनी रास्ते से हमला किया तो उसे भारी नुकसान और ज्यादा सैनिक हताहत झेलने पड़ेंगे। वैसे ईरान पर जमीनी हमला करना इतना आसान नहीं है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने दावा किया है कि ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर कई हमले किए हैं। इन हमलों में अमेरिकी थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम के रडार को सटीक हमलों के जरिए नष्ट कर दिया गया। हमले में पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम CRAM रडार को भी निशाना बनाकर तबाह किया गया। अमेरिकी सैन्य अड्डे के ईंधन टैंकों में आग लगा दी गई। वहीं अमेरिका के ताबड़तोड़ हमलों के बाद ईरान रणनीति बदलने की भी बात कह रहा है। ईरान का कहना है कि अगर अमेरिका ईरान के दक्षिणी इलाकों के बुनियादी ढांचे और तटीय क्षेत्रों पर हमले जारी रखता है तो ईरान नई सैन्य रणनीतियां और नए ऑपरेशनल प्लान लागू करेगा। ईरानी सशस्त्र बल अमेरिकी आक्रामक कार्रवाई के जवाब में हमले कर रहे हैं। जब तक अमेरिका हमारे देश के बुनियादी ढांचे और तटीय क्षेत्रों पर हमले करता रहेगा, हमारी कार्रवाई भी जारी रहेगी। ईरान के दावों और तेवरों से ये साफ है कि वो अमेरिका के सामने घुटने टेकने को तैयार नहीं है। वहीं अमेरिका ईरान को पूरी तरह से तबाह करने के मूड में दिखाई दे रहा है। वैसे इसमें भी कोई शक नहीं है कि अमेरिका और ईरान युद्ध कई देशों के लिए भी सिरदर्द बन चुका है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में ये युद्ध खत्म होता है या और ज्यादा बढ़ता है। तो फिलहाल आज के हमारे इस खास पेशकश में इतना ही, जिसमें हमने बातचीत की आज के अहम मुद्दों के बारे में, आपको जानकारी दी कि कांग्रेस जनता पार्टी के बीच में इस समय क्या कुछ हलचल चल रही है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वायरल वीडियो के बारे में भी आपको जानकारी दी। बिल्कुल, तो फिलहाल खबर देश प्रदेश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।